Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released web series called Squid Game जिसका आज हम सीजन 3 एंड एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने जितना प्यार इस सीरीज के फर्स्ट सीजन को दिया था, ऑलमोस्ट हर वीडियो मिलियन प्लस गई थी, वैसा ही प्यार सेकंड सीजन को भी आप लोगों ने दिया था और अब मैं चाहता हूं कि उतना ही प्यार आप सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को भी दें। और जैसा कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा न्यू है, काफी सारे लोगों को इसका इंतजार था, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के आज ही सारे एपिसोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत ठीक सीजन 2 के लास्ट एपिसोड नंबर 7 के बाद से ही कंटिन्यू होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि अभी सारे प्लेयर्स ने स्टाफ मेंबर्स पर हमला बोल दिया है, हर किसी के हाथ में गन है, लेकिन चोंगबे की गलती से इन्हें मैगजीन्स प्रोवाइड नहीं हुई और अब ये सभी मौत की कगार पर झूल रहे थे। अब यहाँ पर पार्क यो सॉन्ग जो कि सोल्जर 11 के सामने खड़ा हो जाता है, वो अपनी मौत की भीख मांग रहा था, तो नंबर 11 कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप रहना और बेहोशी का नाटक करना। और अब जैसा कि ये सभी स्टाफ मेंबर्स उन प्लेयर्स को चूज किया करते थे जिनके बॉडी ऑर्गन्स अभी भी ताजा हों, जैसे कि किडनी, लीवर, हार्ट, आईज और जो भी ऐसे ऑर्गन्स जो कि ट्रांसप्लांट किए जा सकें जल्द ही 3-4 घंटों में, तो उन्हें निकाल लिया करते थे। तो यहाँ पर उन्हें प्लेयर 246 पार्क के साथ में भी कुछ ऐसा ही करना था, लेकिन नंबर 11 जो कि जानती थी कि पार्क की बेटी अकेली है, वो हॉस्पिटल में बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है, इसलिए वो खुद ही इन क्रू मेंबर्स के साथ नाटक करना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम तो पहले भी मुझे अपनी टीम में मिलाना चाहते थे ना, तो आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है, अब आज से हम दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि सारे गेम मैनेजर्स एक बड़े से बॉक्स, जैसे कि कॉफिन कहा जाता है, उसके अंदर सियोंग को लेकर आते हैं। वैसे तो इनका ओरिजिनल नाम IMDb पर सांग की ऊन है, लेकिन मैंने शुरू से ही सीजन 1 से इन्हें सियोंग ही बोला है, तो मैं आगे सियोंग ही कंटिन्यू करूंगा। मौजूदा प्लेयर्स उनकी हालत देख करके शॉक हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि वो भी मर गए होंगे क्योंकि उन्होंने ही जंग की मुहिम को छेड़ा था, मगर पास आने पर पता लगता है कि वो इस वक्त सिर्फ बेहोश है, यानी कि मरे नहीं है। मीनवाइल सीन जुनहो पर शिफ्ट होता है, जो कि शिप कैप्टन के साथ मिलकर के एक अच्छी खासी टीम लेकर के ड्रोन के साथ ये तहकीकात कर लेना चाहता था कि क्या आसपास के किसी आइलैंड पर वो पूरा स्क्विड गेम का माजरा चल रहा है या नहीं, लेकिन अभी तक इतने सारे आइलैंड्स को छान लेने के बावजूद भी उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और ऊपर से ड्रोन ऑपरेटर को भी शिप के कैप्टन ने रात में मार दिया था। सीन अगेन गेम में शिफ्ट होता है, जहां पर सियोंग की आंख खुलती है और वो ये जानकर हैरान होता है कि उसे क्यों नहीं जान से मारा गया, उसे तो जीना ही नहीं था, उसने अपने खास दोस्त जून को खो दिया और इस पूरी मुठभेड़ में करीब 35 लोग जान से मारे गए थे। और अब जैसा कि शो के रूल्स थे कि अगर प्लेयर्स की गिनती में कमी होगी तो फिर रुपयों की गिनती में बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पर गेम मैनेजर्स आकर उन सभी को उनकी जीती गई राशि के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि अब अगर आप मेजोरिटी से वापस से वोट करना चाहें तो या तो ये गेम यही रुक सकता है या फिर आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपके जीतने पर, यानी कि जो टीम वोट जीतेगी उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा। इस वक्त फ्रंट मैन को कैप्टन का कॉल आता है और वो बताता है कि जुनहो काफी मशक्कत से आपके आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर फ्रंट मैन उसे आदेश देता है कि इसे घुमाते रहो, हमारे आइलैंड तक पहुंचाना मत, जब तक 5 दिनों तक हमारा ये पूरा शो कंप्लीट हो नहीं जाता। VIPs बस कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं और मैं कोई पंगा नहीं चाहता। वहीं मेन हॉल में वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो O दबाएं और अगर नहीं खेलना चाहते तो X दबाएं। अब जो लोग पैसा लेकर के आपस में बांट करके यहाँ से चले जाना चाहते थे तो वो X पर क्लिक करते हैं, मगर जो लोग आगे जीत करके पूरा 456 बिलियन वोंग जीतना चाहते थे तो वो आगे O बटन आकर के दबाते हैं। और अब पैसों का लालच उन्हें इस खेल में एक और नया टास्क करने पर मजबूर कर देता है, यानी कि O टीम जीत जाती है और X टीम हार जाती है। अब इस बार सीजन 3 में एक खास चीज और दिखाई गई है कि इसमें गेम में एक नहीं बल्कि 2 ब्लैक मैनेजर्स हैं, एक है फ्रंटमैन और एक है कैप्टन। फ्रंटमैन वो पर्सन है जिसने 2018 वाले स्क्विड गेम के खेल को जीता था और विनर भी बना था, जबकि कैप्टन इस बार सीजन 3 में नया रिक्रूट किया गया था ताकि कोई आगे मिस्टेक्स ना हो। वहीं पर हम सोल्जर्स को देख पाते हैं जो कि मरे हुए प्लेयर्स को जला रहे थे, लेकिन कुछ शातिर सोल्जर्स जो कि बॉडी ऑर्गन्स निकालने का काम किया करते थे, तो उन्हीं के साथ सोल्जर 11 मिल चुकी थी जो कि पेशे से एक स्नाइपर थे। उसका काम था कैसे भी करके पार्क योंग सॉक को बचाना, तो यहाँ पर वो उनके साथ मीठी मीठी बातें करके आगे बढ़ने लगती है ताकि इनके सीक्रेट लोकेशन पर जाकर ये पता लगा पाए कि आखिर ये लोग जो पूरी तरीके से मरे नहीं होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट या ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, उनके साथ करते क्या है। वहीं सीन अगेन हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ पर वोटिंग चल रही थी और जैसा कि O टीम जीत चुकी थी तो वो प्लेयर नंबर 456 यानी कि अपने सियोंग को गालियां देने लगते हैं
हैं और कहते हैं कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अगर तूने हमें हमला करने के लिए ना बोला होता तो आज खेल में और भी ज्यादा लोग मौजूद होते। मगर देखा जाए तो एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ, वो मर गए तो कम से कम हमारा प्राइज मनी तो बढ़ा। अब यहाँ पर इनमें से एक बुढ़ा ऐसा था जिसके ऊपर पूरे 10 बिलियन वोंग का कर्ज था, उसे तो कैसे भी करके पैसा कमाना ही था। इसीलिए वो सियोंग को कहता है कि शायद अगले खेल में हम तेरी शक्ल ना देखें, क्योंकि क्या पता रात को तेरा गेम ही बजा डालें। वहीं पर तांत्रिक भी उसके बारे में गलत गलत बातें बोलती है और कहती है कि मौत की आवाजें सुनाई पड़ रही है तुम्हें, बस किसी भी मूवमेंट में ऊपर की हवा खाओगे। मगर तभी सियोंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मौत की हवा तो तुम खाओगी, क्योंकि इस खेल का हर टास्क तुम्हें बस मौत के करीब ही लेकर जा रहा है। मीनवाइल हम ऑपरेटिंग थिएटर रूम को देख पाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर बाकी कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर के अधमरे प्लेयर्स के बॉडी पार्ट्स को निकालने का काम कर रहे थे। तभी यहाँ पर अचानक से सोल्जर 11 को देख करके ये सब घबरा जाते हैं, जिसमें लीडर वोंग कहता है कि देखो अभी हमारे साथ मिल चुकी है, पहले इसने हमारे साथ काम ना करने की कसम खाई थी, मगर देखो अब खुद ही चली आई है, तो अब ये भी टीम का हिस्सा है, मास्क वगैरह उतार कर आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन ये तो 11 की चाल थी, उसने एक एक को अपनी गोलियों से भून दिया और फाइनली सिर्फ डॉक्टर को जिंदा छोड़ा, और डॉक्टर को भी इसीलिए जिंदा छोड़ा ताकि वो बेहोश पड़े पार्क को वापस से उठा सके। डॉक्टर का बताना था कि इस वक्त उसके शरीर में खून की कमी हो चुकी है, अगर इसे खून नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। 11 कहती है कि ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तुम इसे मेरा खून दे दो। वहीं अगेन सीन हॉल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम मिन्सू को देख पाते हैं। एक टाइम पर इसने भी कभी ड्रग्स लिए थे और उसे भी अब ड्रग्स की तलब हो रही थी। तभी वो पास बैठे ली को देखने लगता है। अभी ली वो बंदा था जिसने थैनोस से उसका ये क्रॉस चुरा लिया था, जिसके अंदर नशे की गोलियां मौजूद। वो तो बस उन्हीं नशे की गोलियों को खाता रहता था और गेम्स को प्ले करता रहता था। मिन्सू समझ गया था कि अगर ये लॉकेट कैसे भी करके उसके पास आ जाए तो वो आगे की बाजी पलट सकता है। जिसके बाद में खाना पीना स्टार्ट होता है और इस बार डिनर के अंदर हम देख पाते हैं कि इनको सिर्फ 2 स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद दिए जाते हैं। देखा जाए तो डे 1 पर जब गेम्स खिलवाए गए थे तो बहुत अच्छा डिनर था, बर्गर, फ्राइज, खाने में कुछ डेजर्ट वगैरह, और आते आते दिन घटते घटते इनके खाने में भी घटौती कर दी जा रही थी, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि प्लेयर्स के अंदर भूख बढ़ने पर वो और ज्यादा आक्रामक हो जाएं, ताकि गेम्स को खेलने में और ज्यादा एफर्ट्स लगाएं। और जीतने की यही भूख तो अल्ट्रा रिच वीआईपीज को देखनी थी। अब यहाँ पर इनमें एक फैमिली भी थी, यानी कि आंटी और उनका बेटा। वो आकर के सीधा सियोंग को खाने के लिए देते हैं और बोलते हैं कि तुमने अपना खाना नहीं लिया तो तुम हमारे खाने में से खा सकते हो, क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम बचोगे तो तुम हमें भी बचा पाओगे, इसलिए ये लो, ये हमारा खाना तुम खा लो। मगर सियोंग को तो सिर्फ चोंग पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त बे मारा गया, इसलिए वो उसे गंदी नजरों से देख रहा था। यहाँ सीन जुनहो पर शिफ्ट होता है, जो कि सोच रहा था कि आखिर उस आइलैंड को हम ढूंढेंगे कैसे, कि तभी वहां पर चोई वू सियोक पहुंच जाता है। वैसे तो चोई नाम अब हम सिंपली लेंगे, क्योंकि ये चोंग भोंग लुंग भोंग ढूंग, इसके अंदर कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही होता है। तो चोई का बताना था कि शिप का कैप्टन मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि रात को जब मैं नशे में था तो मैंने उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर देखा था, और स्क्रू ड्राइवर को इंसान हाथ में कब लेगा, जब उसे कोई नट टाइट करना होगा या फिर खोलना होगा, यानी कि जरूर वो कुछ ना कुछ तो ड्रोन के साथ में कर रहा था। जबकि जुनहो का कहना था कि नहीं, शिप का कैप्टन अच्छा आदमी है, उसी ने मेरी जान बचाई थी और उस आइलैंड से वापस मुझे मेरे घर पर लेकर आया था, मगर वापस जाने का हम कभी रास्ता खोज ही नहीं पाए। तुम उस पर गलत शक कर रहे हो चोई। मगर चोई का सोचना था कि यहाँ पर कुछ तो दाल में काला है, या फिर क्या पता पूरी दाल ही काली है। और अब ऐसा करते करते नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर इनके टास्क स्टार्ट होने वाले थे। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर कल रात के हुए हादसे में जो भी प्लेयर्स मारे गए थे उनकी लाशों को लटका दिया गया था। उन सभी की लाशों को देखकर बाकी के मौजूदा प्लेयर्स काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि वो जान गए थे कि अगर हमने दोबारा ऐसी कोई कोशिश करी तो हम भी इन लोगों की तरह यहाँ पर लटके हुए पाए जाएंगे। अंदर गेम प्लेस पर एंट्री करने पर इन्हें 2 अलग अलग चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, एक जो कि चाकू के शेप में था और एक जो कि चाबी के शेप में था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉल पड़ा था जिसके अंदर कुछ बॉल्स पड़ी थी, और इन लोगों को एक एक बॉल चूज करने का मौका मिलता है। कुछ लोगों के हाथ में ब्लू बॉल आती है तो कुछ लोगों के हाथ में रेड बॉल आती है। जिसके बाद में इस गेम के रूल्स बताए जाते हैं। जिन्होंने भी ब्लू बॉल चूज करी है वो ब्लू टीम में है, उनका काम है रेड टीम से बचना। और अब इस खेल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देने के लिए रेड टीम वालों को दिया जाता है चाकू और ब्लू टीम वालों को दी जाती है एक कमरे की चाबी। गेम की टाइमिंग थी 30 मिनट। इन 30 मिनटों के अंदर रेड टीम को किसी एक ब्लू टीम वाले को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो रेड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। जबकि ब्लू वालों का काम था कैसे भी करके पूरे 30 मिनटों तक उस रेड टीम से बच करके अलग अलग कमरों में छिपते जाना। अब यहाँ पर चाबियां भी सिर्फ एक टाइप की नहीं थी, 3 अलग अलग टाइप की थी, जो की थी सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। अब जहाँ एक तरफ जुनहो नेक्स्ट डे अलग अलग आइलैंड्स पर जाने की फिराक में था, बाकी एक नए ड्रोन ऑपरेटर के साथ में, मगर चोई वहाँ आने से मना कर देता है, क्योंकि उसका कहना था कि ये जो कैप्टन
कैप्टन है शिप का, ये जरूर कुछ तो झोल झाल आदमी है, मुझे यहाँ पर थोड़ी CID गिरी करने दो। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि खेल स्टार्ट हो जाता है, मगर खेल स्टार्ट होने से पहले इन्हें एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप चाहें तो अपनी रेड टीम को बदलकर ब्लू में या फिर ब्लू को बदलकर रेड में आ सकते हैं, मगर ये आपसी समझौता सिर्फ 5 मिनटों में करना होगा। अब कुछ लोग जो कि ये सोचते थे कि मैं कमरों के पीछे छिपकर बच जाऊंगा तो वो ब्लू में आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग जो कि जानते थे कि हमारा काम मारना है और मारने से हम रुकेंगे नहीं तो वो रेड टीम में आ जाते हैं। यहाँ पर एक कपल भी था जिनके अंदर थी चुंगली और म्यूंगी। अब ये लोग पास्ट में प्यार करते थे और चुंगली जिसकी वजह से प्रेग्नेंट हुई थी वो म्यूंगी ही था, मगर गेम में ये बात किसी को भी पता नहीं थी। तो ये लोग आपस में अपने कपड़े बदल लेते हैं, जहाँ पर म्यूंगी कहता है कि मैं किसी न किसी का मर्डर करके तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। वहीं पर माँ बेटी भी सोचने लगते हैं और ये लोग भी अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद ये खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। इन्हें मिलते हैं सिर्फ 30 मिनट्स और यहाँ पर इनका काम था कैसे भी करके उन कमरों में जाकर के छिप जाना जिनकी चाबी इनके पास में है। वहीं दूसरी तरफ एंट्री करते हैं रेड टीम वाले, जिनके हाथ में था चाकू, जो कि तैयार थे उस एक पर्सन को एलिमिनेट करने के लिए जो कि खुद इनके एलिमिनेशन से बचने की चाबी थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत ऑपरेटिंग थिएटर रूम से होती है, जहां पर इस वक्त प्लेयर 11 ने डॉक्टर के साथ मिलकर अपने हमदर्दी के दोस्त पार्क को जिंदा करवा दिया था, मतलब कि होश में ला दिया था, और फिर कहीं उसी का भांडा ना फूट जाए इसलिए डॉक्टर को जान से मार दिया था। वहीं पर हम उस टास्क वाली जगह को देख पाते हैं जहां पर इस वक्त ब्लू टीम ऑलरेडी पहले जाकर के छिप चुकी थी और अब रेड टीम एक एक करके अंदर आती है और अब ढूंढने लगती है हर उस कमरे को जिसके अंदर प्लेयर्स छुपे होंगे, और फिर रेड टीम वालों को अपने आप को एलिमिनेशन से बचाने के लिए किसी एक ब्लू वाले को मारना था। अब बेसिकली यहाँ पर म्यूंगी जो कि अपनी वाइफ और बच्ची को बचाने के लिए बस एक कत्ल करना चाहता था, लेकिन अगर वो अकेला होता और ब्लू टीम के कमरों में ब्लू वाले ज्यादा होते तो शायद वो जीत नहीं पाता, इसलिए वो नशेड़ी ली के साथ में दोस्ती कर लेता है। नशेड़ी ली भी 2-3 नशे की गोलियां खा लेता है और बोलता है कि म्यूंगी आज तो हम बजाएंगे सबकी पुंगी, चल आजा करते हैं ढेर सारे कत्ल। और अब ये लोग मिलकर के कूद पड़ते हैं उन ब्लू टीम वालों पर और उनका शिकार करने लगते हैं। हर कमरे में जा जाकर भाग भाग कर ढूंढने लगते हैं कि आखिर कौन कहां पर होगा। वहीं तांत्रिक मैया जो कि चला रही थी अपने शैतान की गैया, तो बेसिकली उसका कहना था कि मेरे पास 2 दुनियाओं की ताकत है और वही मुझे रास्ता बताती है, अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आ जाओ, वरना यहीं पर मारे जाओ। कुछ 5 अंधविश्वासी ये सोचते थे कि तांत्रिक मैया जो कि पार करा देगी नैया, तो हम चल जाते हैं इसी के सैया। क्या बात है, तो राइम हो गई। मगर सच बताऊं तो तांत्रिक मैया को कुछ भी नहीं आता था, वो सिर्फ लोगों का फुद्दू काट रहे थे। मीनवाइल यहाँ पर और भी जो ब्लू टीम वाले लोग थे उनके पास में जो चाबियां थी वो अलग अलग डोर्स में ट्राई करते हैं, लेकिन डोर्स भी 3 अलग अलग टाइप के थे, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। तो किसी की फिट हो रही थी, किसी की फिट नहीं हो रही थी, और इसी चक्कर में जो कोई भी रेड टीम के सामने आ जाता तो वो मारा जाता। मीनवाइल हम स्टार्टिंग वाले ट्रायो को देख पाते हैं। ट्रायो का मतलब होता है जहाँ 3 लोग होते हैं, तो एक जो कि ट्रांसजेंडर थी, दूसरी वो आंटी जी बुड्ढी और तीसरी वो प्रेग्नेंट लड़की। ये तीनों ही टीम अप कर लेते हैं और अपनी अपनी चाबियों से आगे के दरवाजे खोल करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल यहाँ सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो कि सिर्फ चोंग को जान से मारना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त बे मारा गया था। लेकिन यहाँ पर उसी की हेयर स्टाइल वाला दूसरा प्लेयर मौजूद था जिसका नंबर था 197 और जिसे वो ढूंढ रहा था उसका नंबर था 388, यानी कि वो प्लेयर बच करके कहीं और ही निकल गया था। यहाँ पर अगेन इनके बीच में चेज शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हम म्यूंगी और नशेड़ी को देख पाते हैं। अब गेम के रूल्स ये थे कि एक रेड वाले को एक ब्लू वाले को जान से मारना होगा, लेकिन अगर म्यूंगी किसी को मार नहीं पाया तो फिर नशेड़ी तो बाद में उसका साथ ही छोड़ देगा, एक कत्ल कर जाने के बाद में वो तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर म्यूंगी का साथ देगा कौन, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये 2 खून करेंगे मगर साथ साथ, यानी कि एक जने में पहले दोनों एक साथ चाकू घोपेंगे, यानी कि आधा खून वो हुआ और फिर आधा खून बाद में करेंगे दोनों मिलकर के, तो दोनों का 1-1 = 2 हो जाएगा और दोनों एलिमिनेट होने से बच जाएंगे। तो ऐसा करके जहां पर इनका ये डिसाइडेशन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन ट्रायो पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि एक पर्सन वहां पर चाकू लेकर पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पर ट्रांसजेंडर अपनी पूरी ताकत लगा देती है और उसके साथ अच्छी खासी फाइट करती है और अगेन ये लोग कैसे तैसे वहां से बच करके भाग जाते हैं। वहीं पर बाकी अलग अलग प्लेयर्स पर भी सीन शिफ्ट होता रहता है। नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल से सीरीज चल रही है, तो आप लोग विजुअलाइजेशन से पता लगा सकते हैं कि किस वक्त कौन सा पर्सन कहाँ किसके पीछे लगा हुआ है और कौन बच रहा है। बाकी कंक्लूजन तो एक्सप्लेनेशन में एट द एंड आप लोगों को मिलेगा ही। वहीं भागते भगाते यहाँ पर सियोंग को मिल जाता है उसका दुश्मन चोंग, वो पड़ जाता है उसके पीछे। अब यहाँ होता यह है कि इन दोनों के बीच में जो फाइट होती है उसमें चोंग
सियोंग बताना शुरू करता है कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला था कि मैं आर्मी में था, मैंने सिर्फ आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए और एक अच्छा ग्रुप बनाने के लिए झूठ कहा था। मुझे कोई गन चलानी आती नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने जब मुझे गन के लिए बुलाया तो होशियारी दिखाने के लिए मैं चला तो आया, लेकिन मुझे लड़ाई का कोई नॉलेज नहीं था, इसी वजह से मैं घबरा गया। और जब सेकंड राउंड में मुझे मैगजीन्स के साथ बुलाया गया तो मेरी फट गई और मैं आ नहीं पाया, मुझे माफ करना। तो सियोंग को लगने लगता है कि हाँ यार, शायद ये सच बोल रहा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसलिए वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी चोंग उस पर बैकफायर कर देता है, यानी कि पीछे से हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में अगेन गुत्थम गुत्थी हो जाती है और फाइनली सियोंग उसे जान से मार ही डालता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है इसी ट्रायो पर, जो कि एक खास कमरे में छिपे बैठे थे। और इसी वक्त एक दिक्कत और आ जाती है, चुंगली को लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बूढ़ी आंटी कहती है कि तुम्हें तो अब बच्चा होने वाला है, हमें कैसे भी करके इस बच्चे की डिलीवरी यहीं करनी होगी। तो यहाँ पर वो लोग इस कमरे को बंद करके एक जैकेट लगा करके कैसे तैसे चुंगली की डिलीवरी करवाते हैं और इस खतरनाक खेल में एक बच्ची का जन्म होता है। लेकिन तभी यहाँ पर माँ बेटी वाला बेटा पहुंच जाता है और कहता है कि माँ, मुझे आपको जान से बचाना है, इस खेल में आपको यहाँ से लेकर के निकलना है, तो मुझे इस चुंगली की हत्या करनी पड़ेगी। लेकिन एक माँ जो कि ऐसा कुकर्म करते हुए अपने बेटे को देख नहीं सकती थी, इसलिए वो खुद ही अपने बेटे की जान ले लेती है। सो इट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट, जहाँ पर ये लोग साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे। इस गेम ने माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया कि एक माँ ने ही अपने बेटे को जान से मार डाला। मीनवाइल तांत्रिक मैया, जो कि इस वक्त लोगों को काट रही थी चूतिया, बस ये सोच रही थी कि अगर रेड टीम वाले को इसके पीछे पड़ जाएंगे तो ये किसी ब्लू वाले को फेंक करके अपनी जान बचा लेगी। मगर एट द एंड वो गलती से सियोंग के हत्थे चढ़ जाती है। अब यहाँ पर सियोंग उसे वही बातें याद दिलाने लगता है कि तूने ही कहा था ना कि मौत मंडरा रही है, अब बता मौत किसकी तरफ है, मेरी तरफ या तेरी तरफ। अब यहाँ पर मैया अपनी जान बचाने के लिए बोल डालती है कि तुझे चोंग की जरूरत है ना, मैंने उसे राइट में भागते हुए देखा था और वहाँ पर बाकी की टीम प्लेयर्स भी हैं, तू चाहे तो उन्हें जान से मार दे। तो यहाँ पर सियोंग उसे बिना मारे ही आगे निकल जाता है। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि तांत्रिक मैया को बाय मिस्टेकन वो दरवाजा मिल जाता है जिसके अंदर 3 लॉक्स थे, यानी कि उसमें तीनों शेप्स की चाबियां लगेगी तो वो दरवाजा खुलेगा, और वही था बाहर जाने का रास्ता। तो अब वो बाहर की चाबी ढूंढने लगती है। अब यहाँ पर 3-4 और पैरेलल सीन्स चलते जाते हैं, जैसे कि वो 10 बिलियन वाला बंदा जो कि जिंदा बचना चाहता था म्यूंगी से और नशेड़ी से, तो वो नाटक करने लगता है मौत का। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरी चाबियां लेने के लिए तांत्रिक मैया पहुंच जाती है, तो ये लोग टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त बुड्ढे के पास में थी ट्रायंगल और स्क्वायर और मैया के पास में थी सर्कल, यानी कि इन्हीं 3 चाबियों से वो दरवाजा खुल सकता था, जिससे कि ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल पाए। मीनवाइल ट्रांसजेंडर को भी वो वाला दरवाजा मिल जाता है जिसके अंदर 3 लॉक्स लगने थे और वो यहाँ से बाहर निकल सकती थी। लेकिन तभी उसे अपने बाकी के फ्रेंड्स की याद आती है और वो पीछे मुड़ करके जाती है ताकि अपने बाकी दोनों लेडीज को बचा करके निकाल ले। मगर तभी यहाँ पर खेला हो जाता है। बेसिकली म्यूंगी यहाँ पर पहुंच करके ट्रांसजेंडर की जान ले लेता है, सिर्फ ये सोच करके कि मुझे अपनी वाइफ की जान बचानी है। मगर उसे क्या पता था कि यहाँ से बाहर जाने का ऑलरेडी एक रास्ता वो ढूंढ चुकी है। तो अब चुंगली का विश्वास म्यूंगी से उठ जाता है। यहाँ पर काफी रोना धोना होता है, क्योंकि बुड्ढी का बेटा मर गया था, ट्रांसजेंडर बेकार में मारी गई थी और चुंगली ने अभी जस्ट एक बच्चे को पैदा किया था जिसका बाप एक कातिल था। तो सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल थी, मगर इस वक्त यहाँ से निकलना जरूरी था, क्योंकि अगर ये लोग निकले नहीं तो कोई और रेड टीम वाला आकर के इन्हें चाकू डाल देता। अब जहाँ एक तरफ ये लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक मैया बुड्ढे के साथ मिलकर के बाहर जाना चाहती थी, मगर बुड्ढा डबल खेल खेल जाता है। वो 3 में से एक चाबी अपने जेब में ही रख लेता है और मैया को बाहर छोड़ देता है, जहाँ पर उसके सामने मिन्सू नशेड़ी पहुंचता है और गलती से वो मैया को थैनोस समझकर वहीं पर उसे जान से मार डालता है। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम लोग ये देख पाते हैं कि जब मैया ने अपने बेटे यानी कि ब्लू टीम वाले ने रेड टीम वाले पर चाकू मारा तो ये गेम के अगेंस्ट था। तो यहाँ पर सोल्जर्स पहुंच गए थे जस्टिफिकेशन देने के लिए। अब जब एक तरफ ये लोग चाबियां ढूंढ करके रास्ता खोल चुके थे, वहीं पर सोल्जर्स भी आ गए थे इन्हें जान से मारने के लिए। तो इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस बनाने में हमें सचमुच बहुत मेहनत लगती है, तो आपका सपोर्ट दीजिएगा और हर वीडियो को एटलीस्ट 1 मिलियन तक तो पहुंचाइएगा, क्योंकि पिछले वाले ऑलरेडी 2-2, 3-3 मिलियन तक भी गए हुए हैं और अभी तक ये 3rd सीजन किसी ने भी डिटेल्ड वीडियोस के साथ में ईच एंड एवरी एपिसोड के साथ एक्सप्लेन नहीं किया है। तो प्लीज आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग हमारी मेहनत को समझेंगे और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते जाएंगे। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज कॉल्ड स्क्विड गेम, जहां आज हम इसके सीजन 3rd एंड एपिसोड 3rd के बारे में बात
बात करने जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने इसके सीजन 3 वाले एपिसोड 1 एंड 2 को देख लिया होगा, और अगर नहीं भी देखा होगा तो एज यूजुअल हमेशा की ही तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वाले वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी वहीं से ही शुरू होती है जहां पर माजी के बेटे को कुछ पिंक सोल्जर्स ने गोलियों से भून दिया था, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि गेम भी खत्म हो चुका था और बाकी जो दरवाजा खोलकर वो लोग आगे निकल गए थे तो वो बच गए थे। लेकिन तभी एक रेड टीम वाला बाकी पिंक सोल्जर्स पर हमला बोल देता है, लेकिन तभी उसकी पार्टनर मिलकर उसे बचा लेती है। अब ये लोग अपना फेस रिवील करते हैं। यूजुअली अभी तक जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के पिछले एपिसोड्स थे उनमें हमने कभी भी इन पिंक सोल्जर्स का इन द गेम फेस पे से मास्क उतरता देखा नहीं था। तो इस बार ये जो हमें दिखाए गए थे ये कोई सोल्जर्स नहीं थे, बल्कि ये थे अल्ट्रा रिच लोग जिनका नाम था चाइनीज, तो अपन रख लेते हैं चुंग फुंग लुंग भुडुंग। मतलब अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि IMDb और विकिपीडिया पर मैं इनके नाम फाइंड आउट कर नहीं पाया था। तो बेसिकली इन अमीर लोगों ने सोचा कि अगर गेम में पैसा लगा ही रहे हैं तो क्यों ना उसको खुद एक बार खेल कर देखा जाए और शिकार किया जाए तो कैसा मजा आएगा। और अब जैसा कि गेम खत्म हो चला था तो सभी लोग मेन हॉल में आ चुके थे। अब यहाँ पर जो मिन्सू था उसके हाथ में था थैनोस का लॉकेट, जिसके अंदर पड़ी थी कुछ ऐसी पिल्स जिसे खाते ही दिमाग चक्कर भन्ना हो जाया करता था। तो नशेड़ी ली आकर उससे वो मांगने लगता है, मगर मिन्सू देता नहीं। तो उनके बीच में झगड़ा हो जाता है कि तभी पिंक सोल्जर्स आकर इन लोगों को शांत करवाते हैं और बोलते हैं कि इस हॉल में प्लेयर्स की जान की रक्षा करने का काम हमारा है, अगर कुछ किया तुमने तो अभी तुम्हें ठोक देंगे। इन बिटवीन जितने भी प्लेयर्स थे सभी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि किसी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या नेक्स्ट गेम खेलनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि आए दिन टास्क और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। मीनवाइल हम प्लेयर 11 और इसी के साथ में प्लेयर 246 को देख पाते हैं, जो कि छिप करके अपनी जान बचाकर उन सभी से, यानी कि इस आइलैंड से भी बाहर चले जाना चाहते थे, मगर अकेला ऐसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि हर वक्त गश्त लगाते बाकी पहरेदार इन्हें कभी भी फारिग कर सकते थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है न्यू बॉर्न बेबी की तरफ, जिसे कि चुंगली ने पैदा किया था। इसे बूढ़ी आंटी काफी अच्छे तरीके से संभालती है। बच्चा रोने लगता है तो आंटी जी कहती है कि इस बच्चे को भूख लगी है चुंगली, इसे अपना दूध पिला दो। अब चुंगली उस बच्ची को दूध पिलाने लगती है ताकि सब कुछ शांत हो जाए। दूर खड़ा म्यूंगी ये सब कुछ देख रहा था, मगर आगे आड़े नहीं आता, क्योंकि वो जानता था कि बाकी के प्लेयर्स को उसकी सच्चाई मालूम नहीं है। कि तभी वहां पर पिंक सोल्जर्स पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि लास्ट गेम में ऑलमोस्ट 32 लोग मारे गए हैं और मारे गए लोगों की राशि अब आपको मिलती है। अब इस गेम को आगे खेलना है या नहीं खेलना उसके लिए वोटिंग होगी। अब जहाँ एक तरफ इनकी वोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, वहीं पर हम फुंग चुंग लुंग भुडुंग को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त ये सोच रहे थे कि आखिर नेक्स्ट गेम होने क्या वाला है, क्योंकि इन VIPs के लिए ये सारी चीजें राज रखी जाती थी ताकि एक्साइटमेंट का माहौल कायम रहे। वहीं दूसरी तरफ चुनहो के पास में चोई का फोन आता है और वो बताता है कि यार मैंने अपने एक लोकल फ्रेंड के साथ यहाँ मार्केट में थोड़ी तफरी मारी और ये मालूम चला कि कैप्टन तो यहाँ पर आता जाता ही नहीं, इस नाम का तो कोई शख्स भी नहीं और ये बोट भी यहाँ पर नहीं आती जाती, तो फिर आखिर ये मछली लाता कहाँ से है, बेचता किसको है और अचानक से कैसे आ गया। यानी कि ये एक प्लान्ड पर्सन है जो कि तुम्हें धोखा दे रहा है। मगर जुनहो का कहना था कि नहीं यार, इसने तो मुझे बचाया है, ये आखिर मेरे साथ धोखा कैसे कर सकता है। अब तुम भी मेरी बात मानो और फटाफट से बोट पर आ जाओ, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। जबकि चोई कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ी सी और CID गिरी करने दे मेरे भाई, मुझे तो लग रहा है कि यही वो कैप्टन है जो कि हमें उस आइलैंड तक पहुंचने से रोक रहा है। जब तक इस बात का मैं प्रूफ नहीं निकाल लेता तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। यहाँ आगे इन चुंग फुंग लुंग भुडुंग के साथ में फ्रंटमैन बैठा हुआ था और ये स्ट्रेटेजाइज करवा रहा था कि देखिए, आपने जिन लोगों पर अपना पैसा लगाया है आपको उतना दुगना मजा दिलवाना मेरा काम है। और वैसे भी इस बार की वोटिंग में O वाले लोग ज्यादा हैं, X वाले कम हैं, यानी कि अगेन गेम को खेलने के लिए लोग मान जाएंगे। देन यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया स्टार्ट होती है और एज यूजुअल जैसा कि O वाले ज्यादा थे तो सभी लोग गेम को खेलने के लिए अपने वोट्स डाल रहे थे। इस गलत काम को होता देख बुढ़ी आंटी बीच में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम लोगों में इंसानियत भी है या नहीं, अगर हम सब लोग मिलकर के मना कर देते हैं ये वोटिंग यही खत्म हो जाएगी और जितना पैसा अभी तक बाकी प्लेयर्स के मरने पर हम लोगों को मिला है उतना हम आपस में बांट कर यहाँ से जा सकते हैं। और अगर तुम्हें ये भी कम पड़े तो मेरे पास जितनी भी राशि है, मेरा पर्सनल घर, दुकान, जायदाद, वो भी मैं तुम में बांट दूंगी, क्योंकि मेरे पास अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ना मेरे पास मेरे पति है, ना मेरे पास मेरा बेटा है, और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। मगर मैं बस तुमसे गुजारिश करती हूँ कि इस खेल को यहीं रोक दो, क्योंकि अब इस खेल में एक नन्ही जान भी शामिल है। अगर तुम लोगों ने आगे
खेलने के लिए हाथ बढ़ाया तो ये नन्ही जान जो कि यहीं पैदा हुई है वो यहीं मर जाएगी, जरा इस नई माँ के बारे में तो कुछ सोचो। मगर वहाँ मौजूदा प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी कर्जे तले दबे हुए थे, हर किसी के माथे पर हजारों लाखों करोड़ों तक का कर्ज था जो कि वो लोग चुटकियों में खत्म करवा लेना चाहते थे। इसी वजह से एवरीवन वाज रेडी टू प्ले द नेक्स्ट गेम। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन। तो यहाँ पर जहाँ वोटिंग प्रोसेस में ये लोग जीत जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर ये मालूम चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, यानी कि किसी ने आकर गोलीबारी करके ढेर सारे डॉक्टर्स को जान से मार दिया जो कि सोल्जर्स भी थे, और अब उन्हें नंबर 11 और प्लेयर नंबर 246 पर शक हो गया था। यहाँ पैनल में बैठ करके चंग फुंग लुंग भुडुंग ये सोच रहे थे कि यार ये जो बच्ची इस गेम के अंदर पैदा हो गई है, क्या इसे खेल में रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये हमारे शो का पार्ट नहीं है। लेकिन तभी फ्रंटमैन कहता है कि अगर ये इस गेम में ही पैदा हुई है तो फिर ये भी तो एक प्लेयर ही हुई, तो बाद से हम इसे एक प्लेयर की तरह ही ट्रीट करेंगे। जिसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन फ्रंटमैन और बाकी के लोगों को यह मालूम चल गया था कि ऑपरेशन थिएटर में जिन लोगों ने गोलीबारी करी वो माइट भी हो सकते हैं सोल्जर 11 और प्लेयर नंबर 246। तो यानी कि अब अगले दिन उनका पत्ता साफ होने वाला था। वहीं सीन शिफ्ट होता है बोट में, जहां पर कैप्टन दूसरे आइलैंड्स की छानबीन करने के लिए मना करता है और बोलता है कि लो टाइड होने वाला है। लो टाइड का मतलब है कि जल प्रवात, आम भाषा में कहूं तो बवंडर आने वाला है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। मगर जुन्हो जानता था कि कहीं ये झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कैप्टन की बात ना मान करके ड्रोन को एक पहाड़ी पर ले जाता है। यहाँ सीन डिनर पर शिफ्ट होता है और इस बार इनका डिनर बहुत ही ज्यादा घटिया था। सिर्फ एक आलू जो कि मुझे लग रहा था कि शायद उबला हुआ भी नहीं था, कच्चा था। आंटी जी ने अपना एक आलू चुंगली को दे दिया था और बोला कि इस वक्त तुम्हें इस खाने की ज्यादा जरूरत है। मेरा क्या है, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है, मगर तुमने अभी एक नई जिंदगी को जन्म दिया है, इसे तुम खा लो। और चुंगली भी वो आलू खा लेती है। यहाँ पर सीन कैप्टन पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपने रूम में बैठ करके दारू पी रहा था कि तभी वहाँ पर सोल्जर 11 पहुंच जाती है और कहती है कि इस वक्त तुम मेरे गन पॉइंट पर हो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करो। जिस पर कैप्टन उसके साथ सौदा करने के लिए मान जाता है, जिसमें 11 बताती है कि नेक्स्ट डे सोल्जर मैं यानी कि 11 और सोल्जर 246 जिसका फिलहाल के लिए नंबर 16 था यानी कि सोल्जर 16, हम दोनों मिलकर के बाहर गश्त लगाएंगे और वहां से ही बाहर निकल जाएंगे। इसमें तुम्हारी टीम हमारे बीच में आनी नहीं चाहिए। जिस पर कैप्टन का कहना था कि तुम्हारा एक काम मैं कर तो दूंगा मगर तुम यहाँ से ज्यादा दूर जा नहीं पाओगी। जिस पर 11 कहती है कि वो सब काम देखना मेरा है, तुम बस जितना बोला उतना करो, नहीं तो अगली मौत की बारी तुम्हारी होगी, यानी कि एलिमिनेट तुम हो जाओगे। वहीं हम जुन्हो को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपनी बोट के जरिए पहुंच गया था एक ऐसे आइलैंड पर और ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वही आइलैंड है जहां पर मैं आज से 2 साल पहले आया था। मगर बेचारे की खराब किस्मत की काफी ढूंढने के बावजूद भी उसे ये वो आइलैंड नहीं मिलता, यानी कि अभी भी उसकी खोज जारी थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है चुंगली पर जो कि इस वक्त अपनी बेटी के साथ में सो रही थी। बुढ़ी आंटी उसके पास आती है, उन दोनों की मासूम शक्लों को देखती है और फिर सीधा चली जाती है सियोंग के पास में और उसे बताती है कि देखो मैं हमेशा अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, मगर वो कभी उस लायक ही नहीं बन पाया, कभी स्कूल में फेल तो कभी कॉलेज में फेल, जो धंधा शुरू किया तो उसमें फेल, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करी तो वहां भी धोखा मिला। मैंने उसे खूब डांटा तो उसने एक दिन गुस्से में आकर के काफी सारी नशे की गोलियां एक साथ खा ली। वो जमीन पर गिर पड़ा था, मुंह से झाग निकल रहा था। उसे बचाने के लिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर के भागी। मैं जितना हो सकता था हर वो कोशिश कर रही थी अपने बेटे को बचाने के लिए। उस दिन मुझे अपने बेटे की अहमियत पता लगी कि जरूरी नहीं कि हर इंसान सुपर फाइन सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कुछ लोग बेसिक माइंड के साथ में भी पैदा होते हैं और वो उन्हीं में से एक था। उस दिन मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, मगर आज देखो इस खेल ने मुझसे क्या करवा दिया, एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया। एक माँ के लिए इससे बड़ी घिनौनी बात और क्या हो सकती है। देखो सियोंग, मैं तुम्हें जानती तो नहीं हूँ मगर एक बात जरूर समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी आंखों में हम लोगों को बचाने का जुनून सवार है। भले ही चाहे तुम किसी और को बचाओ ना बचाओ, मुझे भी बचाओ ना बचाओ, मगर उस चुंगली और उसकी छोटी बेटी जो भी पैदा हुई है, मुझसे ये वादा करो कि तुम उन्हें जरूर बचाओगे। उन्हें अभी और भी जिंदगी जीनी है, उनके पास काफी वक्त है। जहाँ पर सियोंग आंटी जी से वादा करता है कि हाँ मैं आपकी ये कसम जरूर निभाऊंगा। वहीं रात को हम चोई को देखते हैं जो कि चोरी से शिप के कैप्टन के घर पर अपने दोस्त के साथ पहुंच चुका था। वो बोलता है कि मैं इसके घर में घुस रहा हूँ, मुझे थोड़ी तहकीकात करनी है कि क्या ये सचमुच उन स्क्विड गेम के लोगों से मिला हुआ है या नहीं। तू यहीं पर रुकना, पहरेदारी देना और अगर कोई आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जिसके बाद वो घर में घुसता है, लेकिन तभी वहाँ कुत्ता आ जाता है। अब कुत्ता उस पर झपट पड़ता, लेकिन अपने बीच बचाव के लिए चोई उस कुत्ते को गोली मार देता है। जिसके बाद वो घर में एंट्री करता है कैप्टन के खिलाफ छानबीन करने के लिए। मीनवाइल
फाइल सीन सोल्जर्स पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर नंबर 11 को नेक्स्ट डे बोट को शुरू करने के लिए चाबी मिल गई थी, यानी कि फ्रंटमैन उसे भगाना चाहता था। अब यहाँ पर कहानी में 2-3 मोटे मोटे चूतिया पे किए गए हैं स्टोरी को स्ट्रेच करने के लिए और एपिसोड की लेंथ बढ़ाने के लिए। ऐसा क्यों है वो मैं आपको इस एपिसोड के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। देन यहाँ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और अब नेक्स्ट टास्क के लिए ये लोग मेन हॉल में पहुंच चुके थे, मगर इस बार खाली हाथ नहीं बल्कि एक कॉफिन के साथ आए थे। हर कोई ये सोच रहा था कि कॉफिन तो तब आता है जब या तो किसी की डेड बॉडी लानी हो या ले जानी हो, तो फिर कॉफिन क्यों आया है। जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि रात को बूढ़ी आंटी ने इस खेल से तंग होकर अपनी किस्मत से हार जाना बेहतर समझा, यानी कि उन्होंने अपनी खुद की आत्महत्या कर ली थी। इस बात को देख करके सियोंग पूरी तरीके से टूट चुका था। वहीं सीन कैप्टन के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर चोई को उस ताकची खेलने वाले की फोटो और कैप्टन की फोटो साथ दिखाई पड़ती है, यानी कि एक मोमेंट पर ये दोस्त हुआ करते थे। अब अगर आपको ताकची खेलने वाला बंदा याद होगा तो वो सीजन 1 एंड सीजन 2 के अंदर रेलवे स्टेशन पर लोगों को चांटे मारकर लाख लाख रुपए दिया करता था। अब यहाँ पर चोई को समझ में आ चुका था कि ये खेल सचमुच में होते हैं। अल्ट्रा रिच लोग सचमुच एग्जिस्ट करते हैं जो कि जानलेवा खेल खिलवा करके खुद का मनोरंजन करते हैं। मुझे कैसे भी करके जुनहो तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी ही होगी। लेकिन तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उसे कैद करके साथ में ले जाती है, मगर जाने से पहले उसने ये देख लिया था कि जहां कुत्ता बांधा हुआ था उस बांधे हुए कुत्ते के घर के नीचे एक छोटा सा पॉट पड़ा था जिसमें ढेर सारा पैसा इंक्लूडिंग स्क्विड गेम के सोल्जर्स की एक ड्रेस पड़ी थी, और ये एक बहुत बड़ा सबूत होने वाला था उन सभी का पर्दाफाश करने के लिए। देन यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सीधा गेमिंग जोन पर, जहाँ पर चलते चलाते सारे प्लेयर्स नेक्स्ट टास्क के लिए मौजूद होने वाले थे। यहाँ पर सियोंग जो कि बच्ची के लिए कसम खा चुका था आंटी जी से, तो वो चुंगली को बोलता है कि तुम काफी जख्मी लग रही हो, पैर की हड्डी टूटी हुई है, अगर सीढ़ियों में चढ़ने में प्रॉब्लम हुई या गिर गई तो बच्चे को लग सकती है, ये बच्चा मुझे दे दो, मुझ पर विश्वास कर सकती हो। तो चुंगली ये सोच करके बच्चा सियोंग के हाथ में दे देती है, जहाँ पर चुंग फुंग लुंग भुडुंग ये डिसाइड करते हैं कि कैसा रहेगा अगर दाव इस छोटी सी बच्ची पर भी लगाया जाए तो, यानी कि इस बच्ची के साथ में भी खेल खिलवाने चाहिए, तब जाकर के गेम में और ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर हम इन अमीरों की बर्बरता को देख सकते हैं कि उन्हें एक 2 दिन की बच्ची पर भी तरस नहीं आ रहा। अब इसमें से जो लुंड नाम का VIP प्लेयर था वो हमेशा नशे में चूर रहता था, इसलिए मैंने उसका नाम भी लुंड रखा। उसका कहना था कि हाँ, बच्ची को खेल खेलना तो चाहिए, लेकिन बच्ची की बाजी लगेगी किस पे, या तो प्लेयर 456 पर या फिर उसकी माँ 222 पर। जहाँ पर चुंग भुडुंग और बाकी घुंड बोलते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आने वाला खेल इनके दिमाग के तोते उड़ाने वाला है। और लिटरली ये गेम था भी बड़ा जोरदार। जैसे कि लास्ट वाले सीजन 1 के अंदर चटकते कांचों पर गरीबों को कुदवाया जा रहा था, तो वैसा ही इस बार एक ट्रेन ट्रैक बना दिया गया था और रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली लड़की का बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर खड़ा था, यानी कि 2 पुतले आमने सामने मौजूद थे रस्सी कुदवाने के लिए इन गरीबों को। और फिर इस खतरनाक गेम की शुरुआत होती है, जहाँ पर रस्सी बहुत ही जोर जोर से घूमने लगती है। इनका काम था कूद कूद कर आगे बढ़ना, लेकिन अगर पैर हल्का सा भी ट्विस्ट हुआ तो सीधा 12 मंजिल नीचे जाकर के गिरोगे। अब ऐसा करते करते ये लोग आगे खेल खेलना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एक मोमेंट के लिए सियोंग चुंगली को कहता है कि तुम यहाँ से आगे कैसे बढ़ोगी, क्योंकि तुम्हारे पैर की हड्डी टूटी हुई है। मैं काम करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ बच्ची को गोद में लेकर के वहाँ बच्ची को छोड़ता हूँ, फिर तुम्हें आता हूँ लेने के लिए ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके। अब यहाँ पर झांसी की रानी की तरह अपने बच्चे को कांधे पर लगा करके जंग लड़ने वाली कहानी तो आपको याद होगी, तो वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर सियोंग भी कर देता है। वो बच्ची को बांधता है और सीधा तैयार हो जाता है इस खेल को जीतने के लिए। मीनवाइल यहाँ मिन्सू नशेड़ी को एक ट्रैप में फंसाता है, बोलता है कि तुझे ये लॉकेट चाहिए था ना थैनोस का, जिसके अंदर नशे की गोली है, वो मेरे पास है, मगर उसके लिए तुझे आगे तक जाना पड़ेगा। नशेड़ी उसे खूब गालियां देता है, मगर नशा तो उसे चाहिए था, तो इसीलिए वो कूद पड़ता है सीधा ट्रैक पर, मगर घूमती रस्सी उसे घुमाकर नीचे फेंक देती है और यहीं से ही ये जानलेवा खेल शुरू हो जाता है, जहाँ पर सियोंग अपनी बिना जान की परवाह किए बच्ची को कांधे पर लगाकर कूद कूद कर रस्सी से बच बच कर टूटे हुए ट्रैक से भी उसे फांद कर आगे सीधा पहुंचकर गेम क्लियर कर देता है। इन सभी के पास में सिर्फ 20 मिनट थे इस पूरे खेल को क्लियर करने के लिए, जिसके बाद में एक दूसरा बंदा भी अपनी जान की बाजी लगाकर धीरे धीरे कूदता फांदता सीधा पहुंच जाता है दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ पर वो एक चोटाई कर देता है। अब आगे आने वाले हर प्लेयर को वो धक्का दे रहा था और उसका रीजन था कि अगर अगले टास्क में सिर्फ 2 ही लोग पहुंचेंगे और अगर दोनों मना कर देंगे कि गेम नहीं खेलना तो आधे आधे पैसे बांट करके जा सकते हैं। इसीलिए वो हर किसी को मौत के घाट उतार रहा था, जहाँ पर सभी लोग रस्सी से टकराकर और बाकी कूदते कूदते नीचे गिर रहे थे। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब मैंने आपको बीच में बोला था कि यहाँ शो में स्ट्रेच की जा रही है स्टोरी को, तो उसका
उसका रीजन ये था कि अगर फ्रंटमैन अपने बाकी लोगों के साथ में सोल्जर्स को हमेशा के लिए पकड़ सकता है या फिर नदी में आगे जाने का रास्ता भी उन सोल्जर्स को नहीं मिलेगा तट तक पहुंचने का, तो फिर आखिर चाबी देने का रीजन ही क्या था जो उसने सोल्जर 11 को खाने की प्लेट में एक चाबी सर्व करी। अब ऐसा एक इंसिडेंस नहीं है, ऐसे काफी और भी सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता रहूंगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टोरी थोड़ी बोरिंग थी तो इसमें थोड़ी जान डालने के लिए मैंने अपनी एक्सपीरियंस्ड डबिंग का इस्तेमाल किया, और वैसे भी ऐसे वीडियोस बनाने में हमें सचमुच बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इतनी मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्क्विड गेम। आज हम इसके सीजन 3 एंड एपिसोड 4 के बारे में बात करने वाले हैं, एंड आई होप कि इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइज, अभी तक के गेम्स में, चाहे वो सीजन 1 हो चाहे सीजन 2 हो, अभी तक का सबसे बढ़िया गेम मुझे ये लगा जिसके अंदर लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। यहाँ तक कि एक बार के लिए तो फट भी गई थी कि यार ये सचमुच कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे। और वही पुराने टास्क से ये वाला एपिसोड शुरू होता है, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सियोंग के सामने जो बंदा खड़ा था वो लालच के अंदर आकर बाकी सबको, यानी कि सामने आने वाले पार्टिसिपेंट्स को पटक करके जान से मार डालना चाहता था, ताकि जीतने वाली राशि इन्हीं दोनों में 50-50 बांट दी जाए और आगे कोई टास्क भी ना खेलना पड़े। मगर सियोंग उसे समझाता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल का गेम को खेलने से मना करना जरूरी है, यानी कि अगर हम सिर्फ 2 ही बचे तो फिर तो ये टाई हो जाएगा, क्योंकि अगर तुमने किसी को आगे आने नहीं दिया तो मैं खेल खेलने के लिए ओ दबाऊंगा, तो गेम को बंद करने के लिए और भी तो लोगों को होना जरूरी है। ये बात सामने वाला समझता है और फिर उनको एक एक करके आने देना शुरू कर देता है। इन बिटवीन यहाँ पर जो रस्सी घूम रही थी उसके डर से कुछ लोग तो पीछे ही चले जाते हैं, कुछ लोग आगे आने की कोशिश भी करते हैं मगर उनका पैर अटक जाता है, और यहाँ पर कैसे तैसे फाइनली बहुत सारे लोग मिन्नतें कर कुरा करके ठीक से बैलेंस करते कराते आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सियोंग को तो सिर्फ और सिर्फ चुंगली की ही जरूरत थी, वो सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि कैसे इन 20 मिनटों के अंदर फटाफट से बाकी के लोग यहाँ तक पहुंचे और मैं वापस जाकर के चुंगली को यहाँ पर ले आऊं, क्योंकि उसे उसका बच्चा जो सौंपना है। इन बिटवीन यहाँ पर चुंगली के पास में म्यूंगी आता है और बोलता है कि हम ये गेम जीत सकते हैं, मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा और फिर कूद कूद कर आगे निकल जाऊंगा और हम उस पार निकल जाएंगे और फिर इस खेल को खेलने से मना कर देंगे। मेजॉरिटी पीपल अगर मना कर देगी तो हम यहाँ से निकल पाएंगे काफी सारे पैसों के साथ में, और उन पैसों से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर चुंगली को म्यूंगी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि चुंगी मुंगी पहले भी एक बार रिश्ता गवा चुके थे। दैट इज द रीजन चुंगली यहाँ म्यूंगी को मना कर देती है कि नहीं, तेरे काम से काम रख, मुझे जो करना होगा वो मैं करके रहूंगी। और ऐसा करते करते गेम आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर मिंसू, जो कि पहले भी कभी नशे किया करता था, अब इस वक्त वो ये सोचने लग जाता है कि सामने उसे उसकी गर्लफ्रेंड पुकार रही है, और वो कैसे तैसे कूदता फांदता हुआ आगे तक पहुंच जाता है। यानी कि मिंसू ने भी ये खेल पार कर लिया था, और अब लास्ट में एट द एंड बचती है सिर्फ और सिर्फ चुंगली। यहाँ उसे बचाने के लिए सियोंग आने लगता है, मगर चुंगली उसे मना कर देती है और बोलती है कि जब तक आप यहाँ पर आएंगे फिर मुझे वहां पर लेकर जाएंगे। इस बीच ऑलरेडी रस्सी की स्पीड बढ़ चुकी है, ये दोनों पुतले ज्यादा तेजी से इसे घुमाने लग गए हैं, हमारे गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। बच्ची को संभालेगा कौन? मेरा यहाँ पर रुकना जरूरी है सर। जिस पर सियोंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम तो एलिमिनेट हो जाओगी, जिस पर चुंगली बोलती है कि वो मुझे क्या एलिमिनेट करेंगे, मैं खुद अपने आप को एलिमिनेट करती हूँ। और वो वहीं ऊंची चढ़ाई से, यानी कि ऊपर की इतनी ऊंचाई से खुद ही कूद कर अपने आप की जान दे देती है, ताकि उसकी बच्ची को एक नई जिंदगी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि सोल्जर 11 और प्लेयर 246 निकल पड़े थे यहाँ से बाहर गश्त लगाकर लोगों को धोखा देकर निकल जाने में, मगर उन्हें क्या पता था कि ऑलरेडी यहाँ के बाकी पिंक सोल्जर्स को मालूम चल चुका है कि सोल्जर 16 की बॉडी में इस वक्त प्लेयर नंबर 246 मौजूद है, मतलब कि उसने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब सभी की उन पर कड़ी पहरेदारी है। यहाँ पर गेम खत्म कर लेने के बाद में सारे प्लेयर्स थक हार कर अपने मेन हॉल में आ जाते हैं, जहाँ ऊपर बैठ करके चुंग फुंग लुंग भुड़ुंग उन्हें देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस खेल को हमने इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्रंटमैन के आइडिया से। अगर उसने आइडिया ना दिया होता कि अब से वो छोटी बच्ची भी एक प्लेयर है, तो शायद इस खेल में इतना ज्यादा मजा नहीं आता। फ्रंटमैन, तुम्हारे दिमाग की तो तारीफ देनी पड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर नेक्स्ट गेम ये लोग खेलने से ही मना कर दे तो? यहाँ पर फ्रंटमैन कहता है कि इसके लिए मेरे पास में एक और जुगाड़ है, मैं इस बार की वोटिंग इतनी तगड़ी रखवाऊंगा कि उन लोगों को वोट तो खेलने के लिए आगे करना ही पड़ेगा। और फिर होता भी ठीक वैसा ही है। यहाँ पर पहुंच जाते हैं सारे पिंक सोल्जर्स और बताते हैं कि लास्ट गेम में जिस हिसाब से आपने इस खेल को जीता है, बाकी लोगों की
की जाने लेकर, तो आपकी प्राइज मनी हो जाती है बढ़कर के करीब 400 बिलियन वॉन। अभी ये काफी बड़ी राशि थी, हर किसी के हाथ में आराम से 70 बिलियन तो लग ही जाते, मगर बुड्ढे के माथे करीब 100 करोड़ का कर्ज था, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 बिलियन का कर्ज था, और वो इस खेल को आगे और खेलना चाहता था। इसलिए वो वोटिंग के दौरान ये पूछने के लिए आया था कि नेक्स्ट गेम क्या होगा, कब होगा और हम उसे कब खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पिंक सोल्जर तो बहुत ही बड़ा राज रिवील कर देते हैं और बताते हैं कि अब आप यहाँ पर 6 नहीं बल्कि 7 प्लेयर्स मौजूद हैं। इस खेल में आपके साथ में प्लेयर नंबर 222 भी मौजूद है। बुढ़ा सठिया जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लेयर 222 तो तुम्हारे और मेरे आंखों के सामने ही तो उस ऊंचे गेम से कूदी थी, वहीं तो उसकी डेथ हो गई थी, तो फिर तुम बार बार उसका नंबर क्यों बोल रहे हो। जहां पर सोल्जर्स बताते हैं कि इस खेल में प्लेयर नंबर 222 की जगह उनकी बेटी ने ले ली है। बुड्ढा कहता है कि ऐसे तो फिर अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरी जमा की हुई राशि क्या तुम मेरे बच्चों को दोगे, जरा इसका तो जवाब दो। जहां पर उनका कहना था कि वो बच्चे इस खेल में नहीं है, इसलिए इस खेल का पार्ट भी नहीं है। इस बात को सुनकर के सभी को गुस्सा आ जाता है। बाकी सभी 5-6 प्लेयर्स मिलकर के आकर उस बच्ची को खत्म कर देना चाहते थे, ताकि उस बच्ची का पार्ट यानी कि जो मनी डिवाइड हुआ है कम से कम वो तो उन प्लेयर्स को मिल सके। लेकिन यहाँ सोल्जर ऐसा करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ के प्लेयर्स की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने भी उस बच्ची को अनजाने में या बिना खेल की स्ट्रेटेजी के मारने की कोशिश करी तो वो हमारा शिकार बन जाएंगे। इसीलिए इन 5 लोगों को रुकना पड़ जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर चोई पुलिस वाले को जोर जोर से चिल्ला करके बता रहा था कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। एक बहुत बड़े आइलैंड पर बहुत बड़े रिच लोग एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसके अंदर आम गरीब लोगों को बुलाया जाता है, उनसे जानलेवा खेल खिलवाए जाते हैं और फिर जीतने वाले एक शख्स को बहुत बड़ी राशि मिलती है। पुलिस वाला कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तो फिर उनको रेड लाइट ग्रीन लाइट खिलवाते होंगे, स्क्विड गेम खिलवाते होंगे, कैरम खिलवाते होंगे। तो चोई बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो पुलिस वाला उसे जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि तेरे जैसे नशेड़ी यहाँ पर 100 आते हैं और 100 के 100 सिर्फ ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। तू नशे में है और मैं तेरे ऊपर केस करने वाला हूँ। चोई जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आप मुझे गुनहगार मानते हो तो मैं अपने आप को भी मान लेता हूँ, जेल में जाने को तैयार हूँ, मगर एटलीस्ट एक नागरिक होने के नाते मुझे मेरे वकील को कॉल तो करने दो। और वो उससे फोन लेकर के सीधा जुनहो को बताना चाहता था कि शिप का कैप्टन भी स्क्विड गेम के लोगों से मिला हुआ है, जबकि यहाँ जुनहो इस वक्त अपनी टीम के साथ बैठ करके बाकी बचे आइलैंड्स पर तफरी मारने का प्लान बना रहा था। तो वो पूछता भी है कि कैप्टन क्या आप मुझे बताएंगे कि आगे कहाँ जाना चाहिए। तो कैप्टन एक एरिया पर क्रॉस लगा देता है और बताता है कि ये चाइनीज बॉर्डर है, यहाँ पर सिर्फ मछुआरे आते हैं और इल्लीगली मछलियां पकड़ते हैं, तो कोस्ट गार्ड यहाँ पर गश्त लगाते रहते हैं। तो कुछ भी बड़े लोग इतना बड़ा खेल ऐसे पुलिस वालों के इलाके में तो खेलेंगे नहीं, इसलिए इस प्लेस को क्रॉस कर देना ही बेहतर रहेगा। हम सेंटर में ढूंढते हैं जहाँ पर पुलिस वाले नहीं आते। मगर इस बात पर कहीं ना कहीं जुनहो को शक हो गया था। मीनवाइल यहाँ पर कैप्टन को फोन आ जाता है पुलिस वाले का और पुलिस वाला उसे बताता है कि सर आपके घर में चोरी हुई है, किसी चोई नाम के शख्स ने आपके घर पर चोरी करी है, क्या आप उसे जानते हैं। जहाँ पर कैप्टन मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता, आप तो उसे कूट पीट दीजिए, जान से मार दीजिए, मेरे घर पर चोरी करने की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। मगर कहीं ना कहीं उसकी ये बातें दूर खड़े जुनहो ने सुन ली थी। अब जहाँ इसी बीच जुनहो को चोई का कॉल आता है और वो बताता है कि कैप्टन ही असली मदर मतलब आगे का समझ लेना। वहीं पर कैप्टन के पास में भी आगे फ्रंटमैन से कॉल आ जाता है कि शिप पर जितने भी लोग हैं सबको भून दो। अब यहाँ पर कैप्टन उन सभी की जान लेने के लिए अपनी गन लोड कर लेता है और एक एक करके सभी को शूट करने लगता है। ढेर सारे लोग मारे जाते हैं, कुछ जख्मी भी होते हैं, मगर जुनहो मौका रहते सीधा कैप्टन के सीने में भाला डाल देता है और पूछता है कि आखिर वो आइलैंड कहाँ पर है, तुम कब से इन लोगों के साथ मिले हुए हो, अब गेम और कितने दिन चलेगा, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तुमने आखिर ऐसा सब क्यों किया और मेरी जान क्यों बचाई। मगर कैप्टन इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं देता और वहीं पर मारा जाता है। जुनहो ये तो समझ गया था कि हम जरूर उस आइलैंड के करीब हैं, इसी वजह से वहां के गेम प्लेयर्स ने हमारा गेम बजाने के लिए ऑर्डर्स दे दिए ताकि हम उन तक पहुंच ना पाए, यानी कि अब हमें और मेहनत के साथ में यहाँ पर ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बाकी बचे प्लेयर्स को एक रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है, यानी कि एक शानदार दावत। ये दावत उनके लिए मानो जैसे भगवान सी थी, क्योंकि इतने दिनों से ये लोग कच्चे आलू खा रहे थे, सूखी पीठी रोटियां खा रहे थे, सिर्फ एक गिलास पानी में जी रहे थे। आज इन्हें 7 स्टार होटल का 7 कोर्स मील मिल गया था। हर कोई उस खाने पर कुत्तों की तरह टूट पड़ा था और ये सारी चीजें देख करके चुंग फुंग लुंग भुड़ुंग काफी ज्यादा हंस रहे थे और ये सोच रहे थे कि देखो इस इतने से खाने के लिए ये लोग इतना मर रहे हैं, इन्हें देखकर तो बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन कोई जरा इन्हें समझाए कि अगर इन लोगों को भी 2 दिन भूखा रख दिया जाए और फिर अचानक से अच्छा खाना दिया जाए तो ये भी उन्हीं की तरह टूटेंगे। खैर आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ खाने की टेबल पर खाने
के साथ साथ में वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और पूछा जाता है कि क्या आप लोग आगे का खेल खेलना चाहते हैं। अब नॉर्मली यहाँ पर पैसा तो इतना पड़ा था कि अगर ये लोग खेल को आगे ना कंटिन्यू करके यहाँ से चले जाएं तो बचा हुआ पैसा बाकियों में बढ़ जाएगा और वो भी सभी के लिए सफिशिएंट होता। मगर खूंसट बुड्ढे का खिसियाना दिमाग वो बोल डालता है कि नहीं, तुम्हारे लिए 70 काफी होंगे, मगर मुझे तो 100 का तो कर्ज चुकाना है और ऊपर से बाकी की लाइफ भी तो स्पेंड करनी है, तो मैं तो ये खेल खेल कर ही रहूंगा। तभी यहाँ पर फ्रंटमैन गेम में यानी कि इस वोटिंग में ट्विस्ट डाल देता है और बताता है कि अगर आप लोग खुद चाहो तो अपने पसंदीदा 3 प्लेयर्स को यहीं से बैठे बैठे आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि गेम सोल्जर्स की कोई जरूरत नहीं। इस बढ़िया ऑफर को देखते हुए तो हर कोई मान जाता है और इस खेल को आगे खेलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आगे का खेल ऐसा था जिसके अंदर इन्हें 3 लोगों को एलिमिनेट करना ही था। अब इस घूमे हुए शातिर दिमाग के शातिर चाल को ये लोग समझ नहीं पाते और हर कोई इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो जाता है एक्सेप्ट सियोंग यानी कि नंबर 456, जो कि हमेशा से ही इस गेम के खिलाफ था। अब ये कहानी 3-4 अलग अलग सीन्स में पैरेलल चलती जाती है। एक वो सीन होता है जहां पर सियोंग उस खेल में ना आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था, वहीं द अल्ट्रा रिच वीआईपी अपने नेक्स्ट टास्क को जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो रहे थे। तो वहीं जुनहो, जो कि अपने घायल पड़े ड्रोन ऑपरेटर या फिर कहीं की सोल्जर के साथ में उस छिपे आइलैंड को ढूंढना चाहता था, तो वहीं नंबर 11 और प्लेयर नंबर 246 भाग जाना चाहते थे ताकि इस खेल में कभी ना वापस लौट करके आ पाए। और यहीं पर इनके चुतियापी की घड़ी ना खत्म होते हुए बहुत ही बेकार इनका एक स्क्रिप्टिंग पॉइंट मुझे पकड़ में आ गया। फ्रंटमैन इन्हें कॉल करके बताता है कि ये तो छोटी सी बोट है, आगे दूर कितना जाओगी, वापस आ जाओ। अब अगर उसे पता है कि बोट भी छोटी दे रहा हूं मैं, जा भी पाएंगे नहीं, तो फिर चाबी देने का क्या रीजन बन रहा था। फ्रंटमैन एक तरफ तो वीआईपीज को बहुत बढ़िया बढ़िया शातिर प्लान्स थ्रो कर रहा है और यहाँ पर इतना बड़ा चूतियापा कर रहे हो यार फ्रंटमैन, यार सैलरी काटूंगा तुम्हारी। तो कुल मिलाकर के नंबर 11 को जब ये मालूम चलता है कि उनके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं और खुद की जान बचानी भी है और पार्क सियोंग वोंग की बेटी भी बचानी है, तो वो अपने आप को वापस आइलैंड पर लाकर छोड़ करके पार्क को आगे पार्क में भेज देती है, मतलब कि आगे उसकी खुद की जान बचवाने के लिए उत्तर दिशा में भेज देती है। मीनवाइल डिनर कर लेने के बाद में ये सभी लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं कि कौन आगे कैसे बढ़ेगा, कौन से वो 3 लोग होंगे जिन्हें की नेक्स्ट गेम के अंदर हमें एलिमिनेट करना है ताकि वो मोटी रकम जीत सके। मगर इन घनचक्करों को क्या पता था कि नेक्स्ट गेम अगर इन्होंने खेलने के लिए हाँ बोल दिया है तो नेक्स्ट गेम में विनर सिर्फ एक ही होने वाला था। वहां पर इस गेम को ना खेलने की चॉइस इन्हें नहीं मिलने वाली थी, वो सिर्फ यही चॉइस थी, लास्ट चॉइस, कि चाहे अभी मना कर दो या फिर कभी नहीं। तो वो इन लोगों ने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया और यहाँ पर एक डायरेक्टर की क्लेवर राइटिंग दिखाई पड़ती है। अब जहाँ एक तरफ नंबर 11 वापस पहुंच चुकी थी उसी आइलैंड पर ताकि फ्रंटमैन को खत्म कर सके, क्योंकि फ्रंटमैन के पास में प्लेयर नंबर 246 की सारी इंफॉर्मेशन थी कि उसकी बेटी कौन से हॉस्पिटल में है, उसे बीमारी क्या है, उसे ठीक करने में पैसा कितना लगेगा। उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से परमानेंटली डिलीट करने के लिए नंबर 11 ने जान का जोखिम उठाया और आइलैंड में वापस जाकर फ्रंटमैन को खत्म करने के बारे में सोचा। वहीं दूसरी तरफ लीडर ने बुलाया सियोंग को, वो भी रात के अंधेरे में, और उसे एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हें एक चाकू देना चाहता हूँ, तुम अगर इस खेल को आगे जीतना चाहते हो और उस बच्ची को बचाना चाहते हो तो इस चाकू से काफी सारे लोगों को कत्ल कर दो ताकि तुम फाइनलिस्ट बन जाओ। अब यहाँ पर वो अपना फेस भी रिवील करता है और उसका एक्चुअल नाम होता है इन हो, यानी कि चुन हो का बड़ा भाई, वही पुलिस वाला जो पिछले 3 सीजन से ढूंढ ही रहा है कि वो आइलैंड मिलेगा कहाँ। इस पे तो ढेर सारे मीम्स भी बन गए, लेकिन अभी सीरियस कंडीशन है तो वो कॉमेडी वाली सिचुएशन पर बाद में बातचीत करेंगे। तो बेसिकली इन हो वो 2018 का वो पहला शख्स था जिसने इस खेल को जीता था और जो बुढ़े अंकल जो कि हमें सीजन 1 में दिखाई गए थे उन्होंने इन्हो को खेल जीतने में काफी मदद करी थी। तो अब यहाँ पर इन्हो को सियोंग के अंदर वो जीतने वाला कंटेस्टेंट दिखाई पड़ रहा था, इसलिए वो उसकी मदद कर देता है। अब यहाँ पर सियोंग के हाथ में मौका था कि वो इसी चाकू से सीधा लीडर को ही खत्म कर दे, जबकि लीडर का ये बताना था कि अगर तुम मुझे खत्म कर दोगे तो मेरी जगह दूसरा फ्रंटमैन ले लेगा, लेकिन फिर तुम्हारे पास ये हथियार नहीं रहेगा और नेक्स्ट डे जब कल वो लोग तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए निकालेंगे तो तुम अपना बचाव भी नहीं कर पाओगे। तो सोच लो अब क्या करोगे, क्या ये हथियार गंवाना चाहते हो या फिर इस खेल में बचे रहकर के उस छोटी बच्ची की जान बचाना चाहते हो। और अब जैसा कि सियोंग ने उन आंटी जी से वादा किया था, चुंगली से वादा किया था कि वो उस बच्ची की रक्षा करेगा, इसलिए वो यहाँ पर लीडर को जान से नहीं मारता और इस खेल के अगले टास्क को खेलने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी वीडियोस बनाने में हमें सचमुच बहुत मेहनत लगती है। स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, इंक्लूडिंग ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स, इन सभी को मैनेज करने में काफी दिनों की मेहनत और काफी पेशेंस भी लगता है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अगले और 2 एपिसोड्स लाने की बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि वो बस आपसे कुछ ही दूरी पर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Okay, so hi guys, very good morning and today we're gonna talk about the latest released web series called Squid Game और आज हम इसके सीजन 3rd एंड एपिसोड 5th यानी कि सेमीफाइनल एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद जस्ट एक लास्ट फिनाले एपिसोड ही बचेगा जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है और आशा है कि आपने इसके पहले एक्सप्लेन्ड वाले 1, 2, 3, 4th एपिसोड को देख लिया होगा, नहीं तो कुछ स्टोरी समझ में नहीं आएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत सोल्जर नंबर 11 से होती है जो कि वापस से आ चुकी थी इसी मिस्टीरियस आइलैंड पर इन सभी का भरता बनाने के लिए। देन सीन शिफ्ट होता है मेन हॉल में जहां पर इस वक्त सियोंग वापस आ गया था और उस छोटी सी बच्ची को देखने लगता है कि क्या मुझे इसके बचाव में बाकी लोगों को कत्ल कर देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कत्ल वो यहाँ पर करने आया नहीं था, सिर्फ लोगों को बचाने आया था। तो क्या वो अब अपने ही मोरल्स को डाउन करेगा? अब उसके हाथ में तो चाकू था और वो सोच रहा था कि प्लेयर नंबर 100 को यहाँ से निकाल दें, क्योंकि वही साला बार बार 100 मिलियन की रट लगाए बैठा था। यहाँ तक कि सियोंग ने तो उसके गले पर चाकू भी लगा दिया था और यही सारी चीजें ऊपर बैठ करके फ्रंटमैन देख रहा था। अब यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये वो मोमेंट था, माइट भी 2021 का या फिर 2018 का, ईयर स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्क्विड गेम वाले 1 के बूढ़े अंकल जो कि अल्ट्रा रिच पर्सन थे, उन्होंने भी फ्रंटमैन को ये एडवांटेज दिया था कि रात को खाना खा लेने के बाद में चाकू से अपने बाकी कंपेटिटर्स का कत्ल कर दो, और फ्रंटमैन ने किया भी ऐसा ही था इस खेल को जीतने के लिए। और अब यही सारी चीजें यहाँ पर सियोंग भी सोचने लगता है। उसने हालांकि काफी देर तक चाकू मोटे के गले पर लगा कर रखा था, मगर फाइनली उसे चुंगली और आंटी जी की यादें आती है कि क्या इस खेल को जीतने के लिए किसी को जान से मारना सही रहेगा। और इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए सोचकर वो अपना चाकू पीछे हटा लेता है। एक तरफ फ्रंटमैन दुखी भी था तो कहीं ना कहीं खुश भी था, क्योंकि उसने सियोंग में इंसानियत को देखा था। वहीं दूसरी तरफ एयर वेंट से गुजरते हुए सोल्जर 11 यहाँ के कंट्रोल रूम तक पहुंचने की कोशिश करती है। वहीं तीसरी तरफ हम देख पाते हैं कि प्लेयर नंबर 246 यानी कि पार्क योंग सॉन्ग वो निकल पड़ा था अपनी जान को बचाने के लिए और अपनी बेटी को एक अच्छा इलाज देने के लिए, लेकिन पीछे से आई बड़ी बूट जो कि स्क्विड गेम के मैनेजर्स की थी, वो उस पर धनाधन गोलियां बरसाते रहते हैं। यहाँ पर जुनहो भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी करके उस छिपे आइलैंड को ढूंढ ले और उन सभी का पर्दा फाश कर दे, लेकिन उसके हर मूवमेंट पर फ्रंटमैन की नजर थी। वो तो इवेंचुअली उसे कॉल भी कर देता है। अब होता तो वो उसका बड़ा भाई है यानी कि इनहो, उससे कहता भी है कि देखो चुनहो, पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार अगर सामने आए तो शायद बच नहीं पाओगे। जिस पर चुनहो कहता है कि मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मगर तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगा और तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगा। और यहीं पर ये कॉल कट हो जाता है, जिसके बाद सोल्जर्स मेन हॉल में एंट्री करते हैं और इन सभी को अपने नेक्स्ट टास्क के लिए तैयार हो जाने के बारे में कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जब प्लेयर नंबर 100 उठता है तो उसे अपने गर्दन पर थोड़ा दर्द होता है और खून भी मिलता है। उसे लग रहा था कि मच्छर ने काट लिया होगा, मगर उसे क्या पता कि रात को चाकू से कहीं उसका गला ही ना कट जाता। अब जहाँ एक तरफ एयर वेंट्स की मदद से सोल्जर 11 उनके मेन सर्वर रूम तक पहुंच गई थी, वहीं दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स तैयार होकर अपने नेक्स्ट टास्क के लिए निकल पड़े थे। और आज का ये खतरनाक खेल कैसा होने वाला है इसके बारे में भनक तक नहीं थी। मीनवाइल यहाँ सोल्जर 11 का सामना लीडर से हो जाता है। इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। लीडर इस वक्त गन पॉइंट पर था और वो पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मैंने तुम्हें इसीलिए टीम में ज्वाइन करवाया था, इसलिए तुम नॉर्थ कोरिया से यहाँ तक आई थी? जहाँ पर 11 का कहना था कि देखो मैं भी नॉर्थ कोरिया से हूँ, तुम भी वहीं से ही हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मकसद सेम हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे पीसी में जो प्लेयर नंबर 246 की सारी इन्फॉर्मेशन है तुम उसे डिलीट कर दो। अब जैसे ही वो यहाँ से पीसी से अपना पूरा डेटा 246 का डिलीट करता है कि तभी 11 उसे शूट करने वाली थी, लेकिन लीडर कह जाता है कि सारा डेटा जरूरी नहीं कि सिर्फ डिजिटली हो, हमारे पास कुछ हार्ड कॉपी में डेटा भी मौजूद है और उस कमरे की चाबी फ्रंटमैन के रूम में है और वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेरा मास्क ही काम में आएगा, तो तुम मुझे जान से मार नहीं सकती। अब जहाँ एक तरफ बाकी सारे प्लेयर्स एक बहुत बड़े हॉल में मौजूद हो गए थे जिन्हें ऊपर से बैठ करके अल्ट्रा रिच लोग अपने मजे के लिए देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 11 ले आई थी लीडर को फ्रंटमैन के कमरे के पास, लेकिन लिफ्ट में ही इनकी धनाधन फाइट हो जाती है। यहाँ जब इन सभी प्लेयर्स को इस मेन हॉल में लेकर आया जाता है तो इनके सामने बहुत बड़े बड़े 3 ब्लॉक्स बने हुए थे जिनमें थे सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, यानी कि वही स्क्विड गेम के मेन शेप्स। जिसके बाद इन्हें एक स्क्वायर बिल्डिंग में ले जाकर लिफ्ट के थ्रू बहुत ऊपर तक पहुंचाया जाता है। हर कोई काफी ज्यादा डरा हुआ था कि आखिर ऊपर जाने के बाद होगा क्या। वहीं दूसरी तरफ फाइट के अंदर लीडर को 11 को चकमा देने का मौका मिल जाता है। वो उसके सर पर ग्लास मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और फिर खुद ही वहां की महंगी शराब पीने लगता है और 11 को बोलता है कि तुम
तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से निकल जाने दूंगा, पूरी की पूरे डेटा को बर्बाद कर देने दूंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। इसी बीच वहाँ पर फ्रंटमैन का कॉल आता है लीडर को और वो कहता है कि गेम स्टार्ट होने वाला है, आपकी यहाँ पर जरूरत है। तो लीडर कहता है कि नहीं, अभी तुम स्टार्ट करो, कुछ बचा हुआ काम है उसे पूरा करके आता हूँ। और अब वो 11 को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी 11 पहुंच जाती है लिफ्ट तक जिसके अंदर एक बंदूक पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ हम सारे के सारे प्लेयर्स को देख पाते हैं जिनके मन में डर का माहौल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी ऊंचाई पर आकर यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ना तो कुछ सपोर्ट के लिए था, ना ही रेलिंग थी और ना ही नीचे पहुंचने के लिए सीढ़ियां। और तब जाकर इन सभी को गेम के रूल्स समझाए जाते हैं। तो बेसिकली लास्ट टाइम हुई वोटिंग में ये पूछा गया था कि आप लोग नेक्स्ट गेम में जिन 3 लोगों को चाहो खुद से सोच समझकर एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इनका टास्क ये था कि मौजूदा लोगों को इस बिल्डिंग से गिराना है। जब तक 1 या 2 पर्सन को एक बिल्डिंग से गिराओगे नहीं, तब तक नेक्स्ट बिल्डिंग तक पहुंच नहीं पाओगे। और जो लास्ट वाली बिल्डिंग पर पहुंचेंगे फिर वो करेंगे एंड में एक दूसरे से फाइट, और फिर जो लास्ट पर्सन जीतेगा वही होगा स्क्विड गेम का द मेन ग्रैंड मास्टर, वो भी 456 बिलियन वोंग का मालिक। तो अब एक एक करके ये लोग प्लानिंग लगाने लगते हैं कि नीचे किसको फेंकना चाहिए। मिन्सू नशेड़ी जो कि ली और थैनोस को अपने विजन्स में देख पाता है, सोच समझ नहीं पाता कि आखिर करना क्या है। इसी बीच वहाँ पर रेड बजर आगे आ जाता है। इस रेड बजर को दबाते ही इन्हें मिलते थे 15 मिनट सोचने समझने के लिए और प्लानिंग बनाने के लिए कि एलिमिनेट किसे करना है। अब यहाँ पर इस कहानी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया है। ये चाहते तो इस गेम को फटाफट से खत्म भी कर सकते थे, लेकिन अब जब डायरेक्टर नहीं खींचा है तो फिर हम कैसे पीछे छोड़ दें, हम भी इसे खींचेंगे, आपको ईच एंड एवरी डिटेल बताएंगे। यहाँ पर गोद में थी छोटी सी बच्ची प्लेयर नंबर 456 के पास में। वो बार बार बस सिर्फ बच्ची को ही देख रहा था, सोच रहा था कि मैं इसकी रक्षा कैसे करूंगा इन बाकी बचे 5 दरिंदों से। ये प्लेयर्स जानते थे हमारा जो प्राइज मनी का डिवाइडेशन होगा उसके अंदर इस बच्ची का भी हाथ है, तो क्यों ना इस बच्ची को पहले उस प्लेयर से अलग किया जाए, क्योंकि वो उसकी तो बच्ची है नहीं और इस गेम का पार्ट भी है नहीं, तो उसे फेंक देना ही बेहतर रहेगा। मगर लास्ट टाइम उस रस्सी फांदने वाले गेम में जो हिम्मत प्लेयर नंबर 456 ने दिखाई थी, यानी कि सियोंग ने, उसे देख करके हर कोई घबरा चुका था। वो लोग जानते थे कि ये इस बच्ची को अपने से दूर नहीं करेगा, इसलिए हमें किसी और को चूज करना पड़ेगा। और ये लोग फाइनली उस नशेड़ी को यानी कि मिन्सू को चूज कर लेते हैं। अब ये लोग धीरे धीरे करके उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। मिन्सू काफी ज्यादा घबरा जाता है कि तभी एक शख्स उसकी तरफ एक डंडा लेकर के आगे बढ़ता है, मगर चालाकी से मिन्सू साइड हो जाता है और वो डंडे वाला पर्सन ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इनका फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता है। वहीं पर हम 11 को देख पाते हैं जो कि इस वक्त सर्वर रूम तक पहुंच गई थी। उसने डिजिटल कॉपी में सारा डेटा शिफ्ट डिलीट कर दिया था और हार्ड कॉपीज में आग लगाने के बारे में सोच लिया था। यहाँ पर हम सभी प्लेयर्स को देख पाते हैं जिन्हें अब स्क्वायर से सीधा ट्रायंगल तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज मिल गया था। इस ब्रिज को ऊपर से ये सारे अल्ट्रा रिच पर्सन यानी कि चुंग फुंग लुंग भुडुंग देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर नेक्स्ट वाले टावर में ये लोग किसे एलिमिनेट करेंगे। और अब अगेन इनके बीच में लंबा अच्छा खासा डिस्कशन होने लगता है। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना म्योंगी को ही फेंक दिया जाए, लेकिन म्योंगी यहाँ पर अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि अगर हम होशियारी से इस गेम को खेले तो कैसा रहेगा। तो वो लोग अपने अपने शर्ट की कुछ स्लीव्स को फाड़ लेते हैं, उनकी लीरिया बना लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब इन 5 में से जिसके हाथ में छोटी लीरी आएगी उसे पटक दिया जाएगा और बड़ी लीरी वालों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर इन 15 मिनटों के अंदर किसी को नीचे फेंका नहीं तो हम सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जहाँ एक तरफ इनके बीच में धक्का मुक्की चल रही थी कि एलिमिनेट करना किसे चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नंबर 11 को 246 का पूरा डेटा मिल गया था कि कैसे वो एक आम सा स्केच आर्टिस्ट जिसकी बच्ची को फेलियोजोमा नाम की बीमारी थी, अब उसे ठीक करने के लिए जो ढेर सारा पैसा उसे चाहिए था, वो पैसे की भूख सिर्फ ये खेल मिटा सकता था। वहीं प्लेयर 246 के पीछे गुंडे लगे थे, वो उसे धनाधन शूट करते जा रहे थे और उसे काफी सारी गोलियां भी लग गई थी। मगर तभी भगवान के रूप में वहां पर चुन्हो पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ गेम स्टार्ट हो गया था। सभी लोग अपने कपड़े खोल करके उनकी एक रस्सी बना लेते हैं और अब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया था कि वो सबसे पहले तो सियोंग से उस बच्ची को जुदा करेंगे और अगर गलती से सियोंग उस इंसान का हाथ ना पकड़ ले, वो भी नीचे ना गिर जाए, इसलिए उसे बचाने के लिए इन लोगों ने एक रस्सी सी बना ली थी। और अब काफी धक्का मुक्की होने लगती है। ये लोग बच्चे को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी चालाक सियोंग जेब से वो चाकू निकाल लेता है और उस कपड़े की बनाई गई रस्सी को बीच में से काट देता है। मुझे तो लग रहा था कि एक साथ 5 लोग पीछे के टावर से जाकर के गिर के मर जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। ये लोग अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं कि आखिर बच्ची को अलग कैसे किया जाए। तभी यहाँ पर म्योंगी बीच में बोल पड़ता है कि इसे मैं डंडे से नीचे गिरा दूंगा। बाकी लोग भी पीछे से उसका हौसला अफजाई करने लगते हैं। ऊपर से पैनल के लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर अब इनमें से कौन नीचे गिरेगा, क्योंकि काफी ज्यादा खामोशी की घड़ी क्रिएट हो चुकी थी और सबके चेहरों पर मौत का मंजर मंडरा रहा था। और इसी बीच यहाँ पर ये लोग ये डिसाइड
करते हैं कि क्यों ना सबसे चोमू को बहुत ज्यादा मारा पीटा जाए और फिर उसे ही यहाँ से नीचे फेंक दिया जाए ताकि एलिमिनेशन से कम ये लोग बचकर सीधा अगले टावर तक तो पहुंच पाएंगे। तो बेचारे चोमू को बहुत पीटा जाता है। उसका नंबर था 39 और एटलीस्ट 39 मुक्के तो मुंह पर पड़े ही होंगे। अब यहाँ पर इनके बीच अच्छी खासी मार कुटाई हो रही थी। प्लेयर नंबर 353 भी अब झगड़ा करने पर उतारू हो गया था। बहुत ही ज्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल निकल गई थी। लेकिन तभी एक सच सामने आता है। म्यूंगी बोल पड़ता है कि वो बच्ची और किसी की नहीं मेरी है, तो अब तुम्हें उनसे दूर होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दो के ग्रुप में लड़ाइयां होने लग जाती है। एक को मिन्सू निपटा देता है तो एक को सियोंग निपटा डालता है और ये लोग चोमू को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर चोमू इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि ये लोग मुझे नीचे पटकेंगे तो मैं क्यों ना खुद ही को ही नीचे पटक लूं। वाह, व्हाट अ डम आइडिया। इसीलिए इस खेल में इसका नाम चोमू रखा गया था। आशा है कि आपको इस चोमू बोल रहा हूं मैं भी। So basically guys, ये लोग उसको बचाने के बारे में सोच रहे थे और इसने खुद ही अपनी जान कुर्बान कर दी और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या म्यूंगी अपनी बेटी को बचाएगा या फिर सियोंग उस बेटी को लेकर के टावर 1 यानी कि सर्कल तक पहुंच जाएगा? इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। वैसे ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो एपिसोड भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी वीडियोस बनाने में हमें सचमुच बहुत मेहनत लगती है, तो जाते जाते इस मेहनत को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा क्योंकि अगला एपिसोड बस आने ही वाला है। सो तब तक के लिए कीप वाचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we're gonna talk about the latest released web series called Squid Game और आज हम इसके सीजन 3rd एंड फिनाले एपिसोड कॉल्ड 6th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने पुराने एपिसोड्स देख लिए होंगे और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल हमेशा की ही तरह उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करना मत भूलिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन, तो यहाँ पर सोल्जर्स की शिप पर हमला करके चुन्हो ने प्लेयर नंबर 246 को बचा लिया था। वो तो इवेंचुअली उसे भी शूट करने वाले थे, लेकिन तभी फोर्ट पार्क बोल पड़ता है कि मैं उन सोल्जर्स में से नहीं हूँ, मैं तो बस उनके कपड़े पहनकर यहाँ से भागने वाला था। तो यहाँ पर चुन्हो पूछता है कि क्या तुम्हें उस आइलैंड तक पहुंचने की लोकेशन पता है? जहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ से सीधा दक्षिण में चले जाओ और तुम्हें वो सामने ही आइलैंड दिख जाएगा। मीनवाइल सीन गेम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ऊपर बैठे अल्ट्रा रिच लोग अब इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को सुन रहे थे। यहाँ पर सिर्फ दो ही तो प्लेयर बचे थे, प्लेयर नंबर 333 और 456 यानी कि म्यूंगी और सियोंग। इस वक्त काफी खामोशी का माहौल था। इन्होंने अभी तक बजर दबाया नहीं था जिससे कि गेम शुरू हो जाए। ऊपर बैठे हर कोई भी काफी ज्यादा सन्नाटे में थे। वहीं नीचे कंट्रोल रूम के अंदर सोल्जर 11 ने इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दी थी ताकि ना तो किसी एक प्लेयर बल्कि पिछले सालों के सभी प्लेयर्स का डेटा यहाँ से यानी कि इस गेम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाए और फिर ये खेल दोबारा कभी ना खेला जाए। अब जहाँ तक मुझे ये लग रहा था कि इस खेल के अंदर ये दोनों लोग आकर के वोटिंग के लिए डिमांड करेंगे और ये बोलेंगे कि हमें अब ये खेल आगे खेलना नहीं है। तो बेसिकली जो छोटी बच्ची है यानी कि प्लेयर 222 वो तो अपना वोट दे नहीं सकती, इसलिए उसका वोट माना नहीं जाएगा। और अगर ये दोनों मना करेंगे कि हमें खेल नहीं खेलना तो मेजोरिटी ऑफ पीपल के मना कर देने से ये गेम वहीं रुक जाता है और जितना भी मनी है वो बचे हुए प्लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ कमीना म्यूंगी एक बहुत ही गंदी चाल चलता है। वो कहता है कि तू यहीं पर रुक, आगे टावर नंबर सर्कल यानी कि नंबर 1 टावर पर सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे और फिर मैं इस बच्ची को नीचे फेंक दूंगा और बचा हुआ पूरा का पूरा 456 बिलियन वॉन मेरा होगा। इस बात को सुनकर के सियोंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो इस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था और जब उसे पता भी लगा कि उसका बाप भी यहीं पर है, लेकिन वो भी इस बच्ची को अपनाना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ पैसे की बोली सुनना चाहता है। और इस वक्त ये लोग जिस ब्रिज पर खड़े थे उसकी भी टाइमिंग खत्म होने वाली थी। तो यहाँ पर सियोंग अपना दिमाग चलाता है। सबसे पहले तो बच्ची उसके हाथ में देता है और जब तक म्यूंगी उस बच्ची को लेकर वहां तक पहुंचता और ये ब्रिज खत्म होता, सियोंग वहां पर जंप लगा देता है एंड दिस जंप वाज लिटरली एपिक। यहाँ पहुंचने के बाद तो इन दोनों ही धुरंधरों में एक बहुत ही गंदी फाइट हो जाती है। एक दूसरे से ये लोग लड़ने लग जाते हैं। अब अगर आपको सीजन 1 का सियोंग याद होगा तो वो काफी डरा हुआ सहमा हुआ सा लड़का था। उसके अंदर कोई जुनून नहीं था, कोई मन में इच्छा, कोई मकसद भी नहीं था। लेकिन इस बार 2 साल के बाद वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके लाया था, फाइट करके अपने आप की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके हर चीज में माहिर बनकर निशाने लगाने वाला इंसान बनकर आया था और इस गेम को रुकवाने की उसकी पूरी कोशिश थी। लेकिन जैसे कि म्यूंगी के साथ उसका झगड़ा हो गया था तो वो अब उसे डायरेक्टली मारना ही चाहता था। तो यहाँ पर गलती से लड़ते लड़ाते इन दोनों का पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिरने वाले थे, लेकिन म्यूंगी ने सियोंग का जैकेट पकड़ लिया था। अब एक पल के लिए सियोंग सोचता भी है कि क्या मुझे इसकी जान बचा लेनी चाहिए, लेकिन खराब किस्मत म्यूंगी की कि वो जैकेट ही फट जाता है और वहां से म्यूंगी ऊंचाई से एकदम नीचे जाकर के गिरता है और उसका खोपड़ा फट जाता है। इस सिचुएशन
सिचुएशन को देखकर रिच लोगों को लग रहा था कि उन्हें उनका प्लेयर मिल गया है, अब ये भी बच्ची को नीचे फेंक देगा और सारा पैसा खुद लेकर के भाग जाएगा। ये गरीब लोग ऐसा ही तो करते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर इन्हें क्या पता था कि गेम की बाजी पलट जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर सियोंग ने बच्ची को गोद में उठाकर इन सभी से ये बात बोली कि तुम अमीर लोग अपने मजे के लिए जो इतने लोगों को मारते हो, उनका शिकार करते हो और फिर हंसते रहते हो, इससे तुम्हें हासिल क्या हुआ? सिर्फ कुछ पल की खुशी। मगर ये खुशी भी किस काम की जो कि सिर्फ चंद पलों में खत्म हो जाए। खुशी किसी को मारने से नहीं, खुशी किसी की मदद करने से मिलती है और आज मैं वही करने वाला हूँ। और वो खुद इस बच्ची को यहाँ पर रखकर अपने आप की जान कुर्बान करने के लिए उस टावर से कूद जाता है। इस बात को देख करके सारे के सारे अल्ट्रा रिच पर्सन और गेम को वॉच करने वाले मैनेजर्स सभी का दिल दहल चुका था, क्योंकि गेम का लीड मेंबर ही अब इस गेम में नहीं था और इस खेल को प्लेयर नंबर 222 यानी कि उस छोटी सी बच्ची ने जीत लिया था। और अब जैसा कि यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंचने वाली थी तो फ्रंटमैन यहाँ का सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉम्ब ऑन कर देता है और सभी के सभी एम्प्लॉइज और सोल्जर्स को यहाँ से निकल जाने के बारे में कहता है। हर कोई यहाँ से भागने लगता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, मगर फ्रंटमैन को उस बच्ची को बचाना था क्योंकि वही तो इस गेम की विजेता थी। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचता है तभी चुनहो उसके सामने बंदूक लेकर के पहुंच जाता है। ये दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों भाई। चाहता तो चुनहो अपने भाई इन्हो को गोली मार सकता था, मगर वो उसे गोली नहीं मार पाता और देखते ही देखते बाकी सभी एम्प्लॉइज वहां से इस खेल को छोड़ करके निकल जाते हैं और ये पूरा आइलैंड एक बहुत बड़े धमाके के साथ खत्म हो जाता है। और देखा जाए तो ये सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अब कम से कम 6-7 अलग अलग पैरेलल सीन्स चलते रहेंगे। तो मैं एक एक करके आप लोगों को उन्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, जो अपना सियोंग था उसने भी इस खेल से 456 बिलियन वॉन जीते थे, तो उसके पास में सिर्फ इन 2 सालों में माइट भी 1 या 2 बिलियन ही खर्च हुए होंगे, बाकी सारा पैसा पड़ा था। तो उस पैसे को जाकर के फ्रंटमैन ने चुरा लिया। अब वो क्यों चुराया वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर 3 महीने बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सब कुछ सेटल हो चला था। पार्क योंग सॉन्ग अपनी वही पुरानी जॉब कर रहा था, यानी कि लोगों की स्केचेस बनाना, जहाँ पर नंबर 11 आकर उससे कहती है कि मेरी स्केच कितनी देर में तैयार होगी। इस पर पार्क कहता है कि शायद मैंने कहीं आपको पहले देखा है। अब देखा क्यों नहीं होगा भाई, इसी ने तो तेरी जान बचाई है। लेकिन उस टाइम मुंह पर मास्क था इसलिए वो पहचान नहीं पाता। कि तभी वहाँ पर भागती हुई उसकी छोटी बच्ची आती है। नंबर 11 उसे देख करके बहुत ज्यादा खुश थी। नंबर 11 का एक्चुअल में नाम कैंग लियून है। तो कैंग कहती है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करना, अच्छा खाना खाना और सभी को खुश रखना, और उसे एक प्यारा सा गुड बाय करके निकल जाती है। वहीं पर हम जेल से रिहा हुए चोई को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त जुनहो के साथ बैठ करके निकल पड़ा था अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। अब हालांकि इनके पास पैसे तो नहीं थे, तो ये लोग सोचते हैं कि जो मिस्टर सियोंग का पूरी बिल्डिंग जो परचेज करके उन्होंने रखी थी उसी को ही एक अच्छा सा क्लब बना देंगे। लेकिन तभी चोई को याद आता है कि वहां पर तो सियोंग का ढेर सारा पैसा पड़ा था। तो जुनहो बताता है कि मेरे पहुंचने से पहले किसी ने वो पूरा पैसा चुरा लिया। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे प्लेयर नंबर 222 मिलती है, यानी कि इन्होंने वो बच्ची जुनहो के लिए छोड़ दी थी और साथ में एक कार्ड भी छोड़ा था। इस कार्ड को जब वो जाकर एटीएम में चेक करता है तो उसके अकाउंट में उसे 456 बिलियन वॉन मिलते हैं, जिसे देख करके उसका दिमाग घूम जाता है। वहीं कुछ पुराने प्लेयर्स भी थे जैसे कि सिबियोक, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, उसे उसका बेटा मिल जाता है। और वहीं प्लेयर 11 को अपनी बेटी की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो चाइना के अंदर मौजूद है। यहाँ पर इन दोनों चोरों को पूरी की पूरी बिल्डिंग मिल गई थी उसे रेनोवेट करवाने के लिए या फिर कोई क्लब खुलवाने के लिए। और इस एपिसोड की एंडिंग में खुद इन्हो यानी कि फ्रंटमैन पहुंचा होता है सियोंग की बेटी के पास में उसका कुछ सामान लेकर, और वो बताता है कि आपके फादर अब जिंदा नहीं, मगर आपके लिए वो कुछ छोड़ कर गए हैं। और जब उसकी बेटी वो बैग खोलती है तो उसे भी एक गोल्डन कार्ड मिलता है, यानी कि वो सारा पैसा इन्होंने चुरा करके, जो यानी कि सीजन 1 में जो भी 456 बिलियन वॉन में जितना भी खर्चा हुआ था उसे हटा करके जो पैसा रेस्ट बचा वो सब कुछ उसकी बेटी के नाम करवा दिया और फिर हमेशा के लिए वहां से चला गया। मगर मजा तो तब आता है जब इस एपिसोड के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि स्ट्रीट में अभी भी एक लड़की सूट पैंट पहन करके लोगों में चांटे बजा रही है 1-1 लाख वॉन देने के बदले ताक्षी को पलटने के लिए। यानी कि ये खेल अभी भी बंद नहीं हुए थे। इसका सीजन 4 भी आएगा जहां पर अब हम कुछ अमेरिकन को देखेंगे और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ एपिसोड और ये एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही सीजन की सीरीज और उन सीरीज के ईच एंड एवरी एपिसोड विद एवरी ईच एंड कंप्लीट डिटेल को डिकोड करते रहते हैं। और अगर आपकी कोई फेवरेट सीरीज है तो उसे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी कोशिश रहेगी उसे जल्द से जल्द आपके लिए लाने की। नेक्स्ट सीरीज कौन सी उठाई जाए वो भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी हाल ही में एक और नई सीरीज स्टार्ट हो गई है आयरन हार्ट, जो कि आयरन मैन से रिलेटेड है, तो उसे हम जल्द से जल्द लाएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।